हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में। यह जो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है उसमें आज हम लोग 2011 में हुए टीजीटी हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसका पेपर 17/6/2016 को हुआ था। तो यानी 17 जून 2016 को इसका पेपर हुआ था। तो इसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 तथा 2010 का टीजीटी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख लिए हैं। तो जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां से जाकर के आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है कि 84 वैष्णवों की वार्ता किस लेखक की रचना है। ऑप्शन दिए नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास, गोस्वामी, गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, यह जो उसके लेखक हैं वो गोस्वामी गोकुलनाथ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो यह मुंशी ईसा अल्लाह खां की कहानी है और इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। इनमें से सदल मिश्र की कौन सी रचना है। सदल मिश्र की कौन सी रचना है यह बताना है। ऑप्शन दिए रानी केतकी कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की जो रचना है वह है नासिकेतोपाख्यान। तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो तथ्य दिए हैं उसे भी आप ध्यान दीजिए। नासिकेतोपाख्यान जिसे चंद्रावली कहा जाता है वह सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की, सुख सागर सदा सुखलाल का और रानी केतकी कहानी जिसे उदयभान चरित कहा जाता है वह ईसा अल्लाह खां की कहानी है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या पूछा गया था। यह टीजीटी हिंदी 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो इसे ध्यान से देखिए। अगला जो प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, सरहपा आदिकाल के कवि हैं और हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। यह सिद्ध साहित्य के से संबंधित थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो पहला है वह सही हो जाएगा। और राहुल संस्कृत्यायन ने इनको यानी सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है वह रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे जो तथ्य दिए हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो दिया गया है आदिकाल का नामकरण और किसने कहा है। तो चारण काल ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु द्वारा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन द्वारा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। आगे जो दिया हुआ है संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा और वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। इससे एक प्रश्न आसानी से परीक्षा में मिल जाते हैं। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आदिकाल की। इसके जो रचनाकार हैं वे चंद्रबरदाई हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि थे। तो कबीरदास निर्गुण काव्यधारा जिसका नाम संत काव्यधारा है, तो उसके प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधित्व कवि हैं वह जायसी हैं, राम काव्यधारा के तुलसीदास और कृष्ण काव्यधारा के सूरदास। तो इन सभी तथ्य को भी आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। खुमार रासो के रचयिता कौन है? खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो देखिए खुमार रासो दलपति विजय की रचना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगर जगनी की बात करें तो इनकी जो रचना है वह आल्हाखंड या परमाल रासो है। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो, विद्यापति का कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। तो इस सभी तथ्य को याद रखिएगा। और विद्यापति की पदावली भी इनकी रचना है। इन्हें मैथिल कोकिल और अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो देखिए जो तुलसीदास हैं वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो यह संत कवि नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, इनमें से सूफी काव्यधारा का कौन सा कवि नहीं है? सूफी काव्यधारा के कौन से कवि नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, नाभादास। तो देखिए मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन जो नाभादास हैं वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? वात्सल रस की प्रधानता, यह नहीं है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, यह भी नहीं है। रूढ़ियों बाय आडंबरों का विरोध, यह सही बात है। यह निर्गुण काव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आप सभी जानते होंगे, यह जायसी की रचना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो जायसी की रचना है वह जो लिखा गया है अवधी भाषा में, याद रखिएगा। साथ ही साथ सूफी काव्यधारा के जितने भी रचनाएं हैं वह अधिकतर अवधी भाषा में लिखी गई हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के जो रचयिता कवि हैं वह नाभादास हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? तो 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास कृष्ण काव्यधारा के अष्टछाप के कवि हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, तो इन सभी तथ्य को याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, यह सभी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो देखिए सूरसागर जो सूरदास द्वारा लिखा गया है वह ब्रज भाषा की रचना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, और रास पंचाध्यायी जो है वह नंददास की रचना है। वह रास पंचाध्यायी जो रचना है वह नंददास की है, यह सही बात है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो कृष्ण भक्त कवि जो नहीं है वह यहाँ पे हैं सूरदास, या जो हैं कृष्ण जो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे तुलसीदास है, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास, रसखान, कृष्णदास यह कृष्ण भक्त कवि हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है, याद रखिएगा। अगर सूरदास की भक्ति पूछे तो संख्य भाव की, और मीराबाई की भक्ति पूछे तो माधुर्य भाव की, तो इन सभी याद रखिएगा तथ्य को। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तुलसी द्वारा रचित जो नहीं है वह यहाँ पे रस मंजरी है। बाकी
गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका यह तुलसीदास की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो आप सभी जानते होंगे जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें प्रिय प्रवास का, तो इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है और रामचंद्रिका केशवदास का। तो ये सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकाल के जितने भी कवि थे अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता लिखने वाले हैं भूषण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनकी जो रचना है वह है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। यह टीजीटी 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो इसे याद रखिएगा। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो यह रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में रखी गई है। तो यह ऑप्शन जो 1 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की कविता में ज़्यादा हुआ है। इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम सुजान था। बाद में वह सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए करने लगे। तो ऑप्शन बी जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो देखिए, रीति मुक्त कवि जो आते हैं वह घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, यह रीति मुक्त होते हैं। लेकिन केशवदास जो हैं वह रीतिबद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे रीति मुक्त नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं वह केशवदास हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है वह पूछा गया है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती, विशेष विस्मौसदम, बादशाह दर्पण, तो इनकी रचनाएं हैं। लेकिन पद्मावती यहाँ पे जो दिया गया है वह राधा कृष्ण दास का नाटक है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी इनका नाटक है। लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है, नाटक है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है यहाँ पे सूत्रपात के लिए? तो यह उल्लेखनीय है कवि वचन सुधा। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? तो सरस्वती पत्रिका का नाम लेते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सामने आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किया था। तो इससे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यह नगेंद्र की पंक्ति है। नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ जो तथ्य है उसे देख लेते हैं। देखिए, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। जयशंकर प्रसाद का कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आगे जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है उन्होंने कहा है कि छायावाद में जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है। कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? तो छायावाद में 4 प्रमुख कवि आते हैं।
जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत और महादेव वर्मा, लेकिन जायसी यहाँ पे जो हैं वह सूफी काव्यधारा कवि हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो वह महादेवी वर्मा है, जिन्होंने उनके कविताओं में मधुर वेदना की अभिव्यक्ति ज़्यादा हुई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति हुई? तो वह पंत है, इनकी जो प्रकृति चित्रण व मधुर वेदना से युक्त है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो है, वह जो सृष्टि है वह है वर्ग चेतना प्रधान, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वह है इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना नहीं है वह है युग धारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का कौन सा मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार उन्हें नई राहों का अन्वेषण कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक के कवि जो नहीं है वह यहाँ पे है शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है, अज्ञेय कौन से वाद से के कवि हैं? अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञेय द्वारा प्रयोगवाद का संपादन किया गया है, यह प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है राजेंद्र बाला घोष को, यानी इनका जो पूरा नाम है बंग महिला। इनकी जो दुलाई वाली है वह हिंदी की पहली कहानी लेखिका की कहानी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक? तो यहाँ पे गुल की बन्नो होना चाहिए, गुल की बन्नो यह धर्मवीर भारती की कहानी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद के जिस नाटक की पात्र है वह ध्रुव स्वामी यह चंद्रगुप्त है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल के निबंध के रचयिता कौन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इनके अन्य निबंध के बारे में बात करें तो कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इनके अन्य निबंध संग्रह है, तो याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो आत्मकथा यहाँ पे जो है वह अर्धकथानक है, वह बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया पहला आत्मकथा है, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो तथ्य दिया हुआ है उसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा रचित जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी निर्बल वर्मा का निबंध संग्रह है, और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अभी बात किया गया कि हिंदी की पहली जो आत्मकथा मानी जाती है वह अर्धकथानक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो यह प्रसाद का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि तो प्रेमचंद के उपन्यास है, लेकिन शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, तो इसे याद रखिएगा। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था,
सेवा सदन का उर्दू नाम है बाजारे हुस्न, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हिंदी का पहला जो रिपोर्ताज है वह लक्ष्मीपुरा है, जो लिखा गया है शिवदान सिंह चौहान द्वारा। तो यह प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग की रचना है। तो इस युग में रिपोर्ताज का प्रारंभ हुआ। एक शब्द और याद रखिएगा, रिपोर्ताज जो पूछा जाता है वह फ्रांसीसी शब्द है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो हमारी यात्रा के जो यात्रा वृत्तकार हैं वह लोचन प्रसाद पांडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के जो रेखा चित्र हैं वह रेखा चित्र और सेतुबंध, यह दोनों है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्र कौन है? तो अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्र कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिए विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं संस्मरण के जो रेखा चित्र हैं वह है सत्यवती मलिक। साथ ही साथ अन्य लोगों के बारे में बात करें तो वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की और यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी क्या है? तो गांधी की जीवनी इनका है श्री गांधी, और अकाल पुरुष गांधी की बात करें तो यह जैनेन्द्र की रचना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है वह है उद्धव शतक, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, निहार की रचना किसने की है? तो निहार जो रचना है वह महादेवी वर्मा की है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण यह जो रचना है वह भूषण की है और यह एक रीति प्रधान ग्रंथ है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की जो कृति है वह यहाँ पे साहित्य लहरी है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को जो पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की जो रचना यहाँ पे नहीं है वह साकेत, यह मैथिली शरणगुप्त की रचना है। बाकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली यह तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो महादेव वर्मा का निहार यह सही है, मैथिली शरणगुप्त का कामायनी ये गलत है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, तोड़ती पत्थर निराला का है, साकेत मैथिली शरणगुप्त का है। तो यहाँ सही जोड़ा पूछा है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। महादेव वर्मा इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यह प्रश्न अगला है। प्रिय प्रवास हरिऔध का, यह सही बात है। सांद गीत प्रसाद का नहीं है, यह महादेव वर्मा का है। आंसू प्रसाद का है, साकेत मैथिली शरणगुप्त का है। तो यहाँ सही जोड़ा पूछा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। महाकवि भूषण की रचना है, तो महाकवि भूषण की जो रचना है वह है छत्रसाल दशक, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो उन्होंने नाट्यशास्त्र में इसका विवेचन किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। यह टीजीटी 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के जो भेद होते हैं वह होते हैं 4, जिसमें है जो दिया हुआ है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अनुभाव होते हैं वह कौन से होते हैं इसे देख लीजिए। कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार, यह अनुभाव के 4 भेद हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है? तो इस पंक्ति में जो सृष्टि हुई है वह वीर रस का, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की पंक्ति है, इसमें रस पूछा है, तो इसमें करुण रस है, करुण रस है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसमें कौन सा पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो रस होगा वह हो जाएगा, यहाँ पे रस होना चाहिए भक्ति रस, तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो श्रृंगार रस है वह कुछ सही है, तो यहाँ पे वास्तव में इसका उत्तर होना चाहिए भक्ति रस। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूत होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो यह जो पंक्ति है वह बिहारी की है और इसमें जो रस है वह भक्ति रस है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे मात्रिक छंद बताना है, तो दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है। तो छंद कौन सा है, तो इसमें मात्राएं गिन लेते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, 2 14, 2 16, तो 16 मात्राएं हैं। तो यह चौपाई का लक्षण है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इसमें जो छंद है वह बताना है। तो इसमें जो छंद है वह रोला है। प्रत्येक पंक्ति में रोला के 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पे यति होता है, तो इसमें जो है रोला छंद है, तो इसे आप देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खदोत सम जेहते करे प्रकाश। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार है विरोधाभास, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे ज्यों जनु मनु शब्द आ जाए तो समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है रूपक का, चरण कमल बंदो हरिराई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र है, बोली का क्षेत्र है। तो यह मगही का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली की पहली जो रचना मानी जाती है वह प्रेम सागर, जो लल्लू लाल द्वारा कृत है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न जो पूछा गया था वह क्या है उसे देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए यह प्रश्न गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो अभी बताया गया कि 5 बोलियां आती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है जो
बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी जिसकी उपबोली है वह है बघेली। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्राचड़ से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह जो लिस्ट है इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए, ब्राचड़ से सिंधी, पैसाची का लहंदा पंजाबी, सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और मागधी के बाद में पूछे मगही के बारे में तो बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, महाराष्ट्री से मराठी और अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी आती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आप सभी जानते होंगे यह भारोपी परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी जो आती है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन वन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो यह दिया हुआ है इसे आप हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी के अंतर्गत जो आता है वह आता है पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवा या मालवी, उत्तरी राजस्थानी की तरफ आते हैं मेवाती। तो इसे याद रखिएगा। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। तो इसे भी आप याद रखिएगा सभी को। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो यहाँ पे जो जूता शब्द है वह क्या है? देशज है। तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन जो शब्द है वह योग रूढ़ है। देखिए, जो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है वह सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ दशानन क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो देखिए, मूर्धन्य ध्वनि में आते हैं ऋतु, रसाड़ा, मूर्धा, यानी री, ट वर्ग और मूर्धन्य श, र, यह मूर्धा से बोले जाते हैं। तो यहाँ जो ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, लेकिन यह जो ढ आता है यह द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यह यहाँ नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो देखिए, अल्प प्राण ध्वनि होता है पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, व, र, ल, य, व, र, ल। तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा के अंतर्गत जो पहला शब्द है वह क है। तो यह अल्प प्राण ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर आते हैं? तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन वन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि जो मूलतः है वह अक्षरात्मक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोलेखा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या सत्य बात नहीं है? तो यह जो सत्य बात होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन जो होगा, यह दाएं से बाएं नहीं बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यह ऑप्शन वन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर बैठा है यानी तोता के बैठने का जो कारण है वह अधिकरण डाल है। तो यहाँ पर जो होता है अधिकरण
में आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु जो होता है वह एक वचन का है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पे जो अरहर शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग में हमेशा प्रयोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बाकी अनाज के जो नाम होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल, उड़द, यह हमेशा पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है, लेकिन अरहर शब्द का स्त्रीलिंग में, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो गया। तो क्या होगा, तो विद्याधन अभ्यास, अकस बड़े से दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, नीलगाय में कौन सा समास है। तो देखिए जहाँ पे विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे नीलगाय, गाय की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ विशेषण और विशेष्य एक साथ है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो जिस समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है वह होता है द्विगु समास, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अपना काम स्वयं करो यह शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है वह कौन सा है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो रामेण शब्द में जो विभक्ति है वह तृतीया, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अभ्र, जिमूत, वारिद और मरकट, मरकट बंदर का होता है, तो यह बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। तो इसका जो शब्द होता है विलोम वह होता है प्राचीन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है। तो समभिन्नार्थक शब्द आकृति का है बनावट, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, छाती के बल पे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए प्रयोग होता है उरंग, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या था, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है बुरा हाल हो जाना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, यह टीजीटी हिंदी 2011 का प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न है वह क्या है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक कौन है। तो यह कालिदास का रचना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा रचना कालिदास का नहीं है। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशी यह तो कालिदास की रचना है, लेकिन प्रतिमा नाटक यह इनकी रचना नहीं है, यह भास की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, मालती माधव की रचना के लेखक कौन है। तो मालती माधव जो रचनाकार हैं वह भवभूति हैं इसके, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। भारवी की रचना कौन है। तो किरातार्जुनीयम यहाँ पे भारवी की है, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश कालिदास का, और 10 कुमार चरितम यह दंडी की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताना है। तो शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। तो दंडी की जो रचना है वह 10 कुमार चरितम है। यहाँ पे जो तथ्य दिए हैं उसे भी देख लेते हैं। 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी की रचना है, हर्षचरितम बाणभट्ट की, मेघदूतम कालिदास की, शिवराज विजय
अंबिका दत्त व्यास की। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है नैषधि चरितम के रचनाकार कौन है। तो नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्याधनालय, अक सवड़े से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उत्सव या गुड़ संधि से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है सच्चित शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे सत्य प्लस चित्त, यहाँ सत्य प्लस चित्त बनेगा। यह चुनाश्चु सूत्र से, जहाँ पे त वर्ग के बाद च आता है तो पहला जो त वर्ग है वह च वर्ग में बदल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो संधि होगा च्युत्व संधि। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गृहम गच्छति, यह ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो महान है आत्मा जिसका, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा और इसमें अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सरिते शब्द का शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो सरिते जो सरिता शब्द का है उसमें जो विभक्ति है वह चतुर्थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। जगत शब्द रूप में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जगतः में, तो जगतः शब्द में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। तो तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, यह जो हो जाएगा वह लट लकार का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है अपीबत धातु रूप कौन सा है। तो यह लंग लकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है प्रजाभ्या स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। तो देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा में चतुर्थी होता है और चतुर्थी में संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है। तो देखिए सहयुक्ते प्रधाने में तृतीया होती है और तृतीया करण कारक में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो राम घर जाता है, इसका अनुवाद हो जाएगा रामः गृहम गच्छति। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। यह टीजीटी हिंदी 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख रहे थे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग 2013 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।